हाल ही में भारत सरकार ने चीन पर अनेक प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें 200 से अधिक ऐप को प्रतिबंधित करना है। न केवल भारत सरकार ने ऐप को प्रतिबंधित किया है, बल्कि विभिन्न प्रकार के अन्य आर्थिक प्रतिबंध के कदम भी उठाए हैं। साथ ही साथ भारत ने बहुत सारे सैन्य कार्रवाई, आक्रामक सैन्य कार्रवाई चीन और भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में। मैं अभिषेक कुमार आज आप लोगों के साथ मैं यही डिस्कस करूंगा, जो वर्तमान समय भारत और चीन के मध्य जो तनाव उत्पन्न हुए हैं उसका कारण क्या है। भारत और चीन के मध्य इस तनाव के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने जो आर्थिक प्रतिबंध के कदम उठाए हैं, तो वह आर्थिक प्रतिबंध के कदम WTO के नियमों का उल्लंघन करता है। तो भारत का स्टैंड क्या है और इस संदर्भ में चीन का क्या कहना है। तो आइए देखते हैं भारत चीन संबंध क्या है। सबसे पहले देखते हैं चीन की सीमा रेखा 14 देशों से मिलती है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चीन का जो बॉर्डर है वह 14 देशों से मिलता है और प्राय सभी देशों से चीन का सीमा विवाद है। और चीन के इस सीमा विवाद का कारण एकमात्र कारण है चीन के विस्तारवाद की नीति, सीमा विस्तार की नीति। चीन प्रायः सभी देशों के साथ अपने सीमा विस्तार की नीति को अप्लाई करता रहा है। ठीक है, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट कहा है यह वर्तमान एज विकासवाद का है, ना कि विस्तारवाद का है। और अपने इसी रणनीति के तहत हाल के दिनों में चीन ने भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र में भी अपने विस्तार की रणनीति को अप्लाई किया, जिसका भारत ने प्रबल विरोध किया है। ना केवल विरोध किया है बल्कि चीन को बैकफुट पे ला दिया है। तो आइए देखते हैं क्या है ये। देखिए, सबसे पहले भारत और चीन के बीच जो टोटल सीमा रेखा है, टोटल बॉर्डर है, वह 3488 किलोमीटर का है। और यह सीमा रेखा 3 भागों में बटा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ईस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। और संपूर्ण सीमा रेखा विवादास्पद है। ईस्टर्न सेक्टर मैकमोहन लाइन को चीन मान्यता देता ही नहीं है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि कहना है चीन का यह एक औपनिवेशिक लाइन है, क्योंकि यह इस लाइन का जो हुआ डिमार्केशन हुआ है वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हुआ था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एग्रीमेंट हुआ वह तिब्बत से हुआ है, और तिब्बत को एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में चीन मान्यता नहीं देता है। इसलिए इस मैकमोहन लाइन को भी चीन मान्यता नहीं देता है। चीन इसको एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है अरुणाचल प्रदेश मेरा एरिया है। अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भाग को वह अपना क्षेत्र मानता है। इसमें मोस्ट डिस्प्यूटेड एरिया है तवांग वैली, जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अब इसलिए चीन जो है अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों के लिए एक वीजा जारी करता है, नत्थी वीजा। अगर अरुणाचल प्रदेश के किसी नागरिक को चीन की यात्रा करनी है तो उसको नॉर्मल वीजा चीन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि नॉर्मल वीजा देने से तो ऑब्वियस सी बात है यह चीन भी एक्सेप्ट कर लेगा जो वह उसके देश का नागरिक नहीं है। इसलिए वह एक स्पेसिफिक वीजा इशू करता है जिसका नाम है नत्थी वीजा। ठीक है, ठीक। फिर उसी प्रकार से सेंट्रल सेक्टर में जो चीन का विवाद है, सेंट्रल सेक्टर में कोई LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल जैसा क्षेत्र नहीं है। एक तो भौगोलिक स्थिति यहां पे काफी एडवर्स है, दूसरा LOC जैसे किसी लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्धारण नहीं होता है। क्या यहां पे 3 वर्ड यूज होगा आपका, LAC, LOC और एक फ्रंटियर एरिया, सीमांत क्षेत्र। आप देखेंगे यहां पे क्या है, LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और बीच का एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र पर किसी देश का नियंत्रण नहीं है पर्वतीय क्षेत्र, लेकिन भूसामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यही क्षेत्र जहां चीन क्या करता है, समय समय पे अतिक्रमण करता है और भारतीय सैन्य के द्वारा इसका विरोध होता है और भारत सरकार इसका विरोध करती है। फिर तीसरा क्षेत्र है, यह अक्साई चीन, जिसको गैर कानूनी तरीके से चीन ने 1962 के युद्ध में भारत से ले लिया है। और भारत सरकार हमेशा से कहता है यह क्षेत्र मेरा है और यह इस क्षेत्र को अपने अधिकार में रखना चाहता है। तो आइए देखते हैं इसका और डिटेल्स में क्या है। ये एरिया देखेंगे आप, यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया है जिसको पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है और इस पे इंडिया क्लेम करता है। फिर यही एरिया है अक्साई चीन का एरिया, जो प्रीवियस मैप में भी था। और यह दोनों एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है। इस एरिया में ही चीन क्या करता है, घुसपैठ जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। और यह एरिया तो डिस्प्यूटेड एरिया है ही, जान ही रहे। अब इन सब डिस्प्यूट को समझने के लिए थोड़ा सा हमें भारत चीन के ऐतिहासिक संबंध और उस ऐतिहासिक संबंध में सिस्टमैटिक हुए बदलाव को समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं वह बदलाव क्या है और हाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। देखिए, 1962 इंडो चाइना वार से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1962 में इंडो चाइना वार के बाद भारत सरकार की नीति 1962 से 1988 तक यह रही
जो चीन से किसी प्रकार का कोई आर्थिक संबंध नहीं स्थापित करना, नो इकोनॉमिकल रिलेशनशिप, किसी तरह का कोई व्यापारिक संबंध चीन से नहीं होना है, तब तक नहीं होना है जब तक कि सीमा विवाद हल ना हो जाए। लेकिन 1988 के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया है। आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में भी बहुत परिवर्तन आया है, और 1991 में ही हम देखेंगे भारत सरकार ने एलपीजी की पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी, वैश्विक अर्थव्यवस्था की अवधारणा प्रबल हुई। उस परिस्थिति में भारत सरकार ने भी 1988 के बाद एक प्रैक्टिकल अप्रोच, एक व्यवहारिक रणनीति को अपनाया है। और यह व्यवहारिक रणनीति क्या है? जो सीमा विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वह अपने स्थान पे है, बॉर्डर डिस्प्यूट को अलग से हल किया जाए। चीन के साथ इकोनॉमिकल रिलेशनशिप, ट्रेड रिलेशनशिप को डेवलप किया जाए, बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाया जाए, और ट्रेड इंटरडिपेंडेंसी, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी के आधार पर ही बॉर्डर डिस्प्यूट, सीमा विवाद को हल किया जाए। इस टेक्निक को ही डीलिंकिंग पॉलिसी कहा गया था। इंपॉर्टेंट है आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेंस एग्जाम देने जाएंगे, इंटरव्यू में भी हो सकता क्वेश्चन हो। यह पॉलिसी अपने उद्देश्य में बहुत हद तक सफल रहा। भारत सरकार की यह रणनीति काफी सफल रहा है, जिसका यह प्रभाव पड़ा है जो भारत और चीन के बीच बायलैटरल ट्रेड जो है वह 71.18 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट है क्या, जो ट्रेड डेफिशिएट, जो करंट अकाउंट ट्रेड डेफिशिएट था, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वह हमेशा चीन के पक्ष में था। अर्थात भारत जो है चीन से आयात अधिक करता है और निर्यात कम करता है। भारत जो है चीन से टोटल, भारत का जो आयात वैल्यू है, इंपोर्ट वैल्यू है, आयात मूल्य है, वह अधिक है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट वैल्यू के, निर्यात मूल्य के, जिस कारण से भारत का जो है व्यापार घाटा भारत और चीन के संदर्भ में हमेशा भारत के पक्ष में रहा। अर्थात एक लाइन में कहा था, हमेशा भारत घाटे में रहा, बेचा कम खरीदा अधिक। क्यों बेचा कम खरीदा अधिक? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक छोटा सा कारण एक लाइन में आप समझ सकते हैं। जो चाइना जो देखेंगे यहां पे दे रखा है, फिनिश गुड्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, मशीनरी एंड पार्ट्स, ये सब निर्यात करता था। लेकिन भारत जो है रॉ मटेरियल, कच्चे माल का निर्यात, कच्चे माल बेस्ड आइटम जैसे कॉटन है, ओर्स है, ये सब निर्यात करता था, जिस कारण से इसकी कीमत अधिक होती है, इसकी कीमत और इस मैन्युफैक्चर गुड्स की कीमत अधिक होती है। इसलिए भी निर्यात जो है हमेशा, ट्रेड जो है हमेशा चीन के पक्ष में रहा। अब यह 1988 से वर्तमान समय तक चलते आया है, जब तक गलवान वाली घटना नहीं हुई थी। अब यह गलवान इंसिडेंट क्या है, आइए देखते हैं। जून में जो है चाइनीज पीएलए ने एलएसी के नियमों का उल्लंघन करते हुए इस गलवान क्षेत्र में भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र में घुसपैठ किया, जिसका भारतीय सैनिकों ने कठोरता पूर्वक अवरोध किया और भारतीय सैनिकों से हिंसक झड़प हुई। और उस हिंसक झड़प में 20 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हो गए। हालांकि चीन के तरफ से, चीन का भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन चीन उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करता है। यही डिफरेंस है भारत और चीन के गवर्नेंस सिस्टम में, शासन व्यवस्था में। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जबकि चीन एक साम्यवादी देश है। तो यह 20 से अधिक सैनिक शहीद हुए। इसके बाद से भारत का आक्रामक रूप सैन्य के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण से, इसके तुरंत बाद भारत ने क्या किया था, 59 चाइनीज ऐप को बैन किया था। 59 चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित किया था। न केवल चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित किया था, बल्कि बहुत सारे इंपोर्ट होने वाले आइटम्स पे भी एंटी इंपोर्ट टैरिफ्स को यूज किया था। जब यह प्रॉब्लम हो चुका है, इस प्रॉब्लम का इस पे डिस्कस चल ही रहा था, बायलैटरल डायलॉग हो ही रहे थे इंडियन डिफेंस पर्सनल में और चाइनीज डिफेंस पर्सनल में। चीन का एक और कायराना हरकत, और चीन का यह कायराना हरकत क्या है, यह आप देखेंगे, यह आप देखेंगे जो यह पेंगोंग सो झील है। यह इस मंथ की घटना है। पेंगोंग सो झील के दक्षिणी भाग में चीन ने फिर से एक बार एलएसी के नियमों का उल्लंघन करते हुए भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब और चीन को बैकफुट पे आना पड़ा। चीन को ना केवल बैकफुट पे आना पड़ा, यहां पे भारतीय सैनिकों ने अपनी स्थिति को इतनी मजबूत कर ली है जो चीन अब डायलॉग के लिए तैयार है। और चीन डायलॉग के लिए तैयार है क्यों? क्योंकि भारतीय सैनिकों ने यहां पे हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप जैसे भूसामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान, उस पर अपनी भूसामरिक स्थिति को मजबूत किया है। और अगर इस क्षेत्र में युद्ध होता है तो चीन किसी भी कीमत पर उस युद्ध को जीत
नहीं सकता, यह चीन भी समझ रहा है। इसलिए चीन भारत के साथ डायलॉग करने को तैयार है। लेकिन महत्वपूर्ण है, डायलॉग बहुत सारे डिफेंस लेवल पे डायलॉग हो रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। एक साथ डायलॉग कर रहा है, दूसरे साथ वह क्या कर रहा है, इंक्रूचमेंट कर रहा है। इसी क्रम में संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में मॉस्को में राजनाथ सिंह भारतीय रक्षा मंत्री और चाइनीज रक्षा मंत्री पहली बार राजनीतिक नेतृत्व का आपस में डायलॉग फर्स्ट, जिसमें भारतीय रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है चीन से तब तक किसी प्रकार की कोई वार्ता, तब तक सामान्य स्थिति नहीं बहाल होगी जब तक चीन सीमावर्ती क्षेत्र में अप्रैल वाले स्थिति को नहीं डेवलप करता है। अब यह अप्रैल वाली स्थिति क्या है? इस अप्रैल वाली स्थिति का संबंध है फिंगर एरिया से। यह फिंगर एरिया थोड़ा समझते हैं क्या है फिंगर एरिया। यह फिंगर एरिया देखेंगे, यह बेसिकली पर्वतीय क्षेत्र जो फिंगर शेप में है, माउंटेन है, वैली है, माउंटेन है, वैली है, माउंटेन है, वैली, जो फिंगर शेप बनाता है। और इसके नीचे पेंगोंग सो झील है, दिख रहा होगा। और पेंगोंग सो झील के नीचे ही ब्लैक टॉप और काला टॉप जो पहाड़ी थी वह थी, हेलमेट टॉप जो माउंटेन है वह है। अब यह फिंगर एरिया में क्या कंडीशन था अप्रैल से पहले? फिंगर 4 इंडियन बेस कैंप, डिफेंस बेस कैंप जो था वह फिंगर 4 के पास था, और चाइनीज डिफेंस बेस कैंप जो था वह फिंगर 8 के पास था। इंडियन जो है इंडियन डिफेंस, इंडियन भारतीय सैनिक फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, और चाइनीज भी फिंगर 8 से फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करते थे। दैट मींस यह एक बफर क्षेत्र था जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं था। लेकिन चाइना ने क्या किया है, इस क्षेत्र में फिंगर 4 एरिया में फेस ऑफ चाइनीज सैनिक के फेस के ठीक फ्रंट में अपने सैनिक एस्टेब्लिशमेंट को यह कर दिया है, जिसका भारत सरकार के द्वारा विरोध किया जा रहा है क्योंकि यह एक संक्रमण क्षेत्र था। यह गैरकानूनी तरीके से चाइना ने क्या किया, अतिक्रमण कर लिया है। भारत सरकार का यही कहना है जब तक इस फिंगर 4 एरिया से चाइना बैक होकर के फिंगर 8 एरिया पे नहीं जाता है तब तक भारत और चीन के मध्य संबंधों में सामान्य दशा बहाल नहीं होगी। और चाइना क्या है समझना, चाइना एक साथ बहुत सारे बॉर्डर एरिया पे डिस्प्यूट क्रिएट किया। चाइना की यह पॉलिसी ही रही है जो एक साथ बहुत सारे क्षेत्र पे डिस्प्यूट क्रिएट करना, बहुत सारे क्षेत्र पर अतिक्रमण करना, और फिर अगर 10 पॉइंट है तो 9 पॉइंट में बैक हो जाना, और 1 पॉइंट में क्या करना, अपने आप को नेगोशिएट करके परमानेंट एस्टेब्लिश करना। कुछ जो जियोपॉलिटिशियन है उन्होंने चाइना की इस पॉलिसी को क्रीपिंग बॉर्डर एक्सपांशन पॉलिसी भी कहा है, रेंगती हुई सीमा विस्तार की नीति। और चाइना यह हमेशा अप्लाई करता भारत के संदर्भ में भी 10 पॉइंट को ओपन कर दिया, डिस्प्यूटेड पॉइंट को, और 9 पॉइंट पे वह पीछे हटने को तैयार, लेकिन फिंगर एरिया से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और पीछे हटने को तैयार नहीं है जिस कारण से जो है भारत और चीन के मध्य सामान्य दशा बहाल नहीं हो पा रही है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, भारत जो है जैसे ही भारत और चीन के बीच, भारतीय रक्षा मंत्री और चीनी रक्षा मंत्री के बीच डायलॉग हुआ, और भारतीय रक्षा मंत्री ने मॉस्को से सीधे ईरान की ओर, और ईरान से वार्ता बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान जो है, ईरान का बायलैटरल रिलेशनशिप इंडिया के साथ भी है और चीन के साथ भी। अगर भारत अपने पक्ष को ईरान को समझाने में सफल हो जाता है तो भारत की यह बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। अब जब चाइना इन सब पहलुओं पर बैकफुट पे आ गया है तो वह WTO की दुहाई दे रहा है। WTO की दुहाई क्या दे रहा है? देखिए, WTO की दुहाई यह दे रहा है, WTO, चाइना का कहना है WTO के रूल के अनुसार कोई भी देश किसी भी देश के वस्तु के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता है। अर्थात भारत ने भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हुए उसके ऐप को और उसके प्रोडक्ट को प्रतिबंधित किया है। साथ ही साथ दूसरा कारण दे रहा है, WTO का रूल है जो उपभोक्ताओं को भी वस्तुओं के उपभोग का अधिकार होता है। तो चाइना का कहना है यह 2 अधिकार जो WTO के जो 2 रूल्स हैं उसका भारत जो है उल्लंघन कर रहा है। लेकिन क्या चाइना को WTO का रूल पता है? भारत को नहीं पता है। भारत का यहां पे अपना स्टैंड है। भारत का साफ साफ कहना है, भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किसी भी देश के प्रोडक्ट को, किसी भी देश के वस्तु को प्रतिबंधित कर सकता है। भारत किसी भी देश को के वस्तु के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहा है, लेकिन भारत जो है अपने देश के संप्रभुता और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी देश के वस्तु को प्रतिबंधित कर सकता है। भारत का स्टैंड यहां पे अधिक तार्किक है एज कंपेयर टू चाइना के स्टैंड के। चाइना जो है यहां कंप्लीट बैकफुट पे है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हाल ही में ताइवान ने चाइना के एक एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका पूरी तैयारी के साथ है।
कभी भी वार कर सकता है। तो चाइना को किसी भी कीमत पर इस बार जो है भारत भी कोई नेगोशिएशन को तैयार नहीं है। भारत के लिए सही मौका है जो अक्साई चीन और पूर्व में हुए भूल गलतियों को सुधारते हुए इस एरिया के बॉर्डर डिस्प्यूट को ही क्या करे, सॉल्व कर ले। तो इस तरह से यह पूरा भारत चीन का जो वर्तमान विवाद है और उससे संबंधित जो घटनाएं थी उसका यह एक छोटा सा वीडियो है। यह एक सीरीज में है, अगला सीरीज इसी से रिलेटेड होगा, जो कि जो रिसेंट इंसिडेंट्स हैं, जो करंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं उससे जोड़ करके उस पर हम वीडियो लाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।